जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? नहीं, हमारे देश में किसी रिलीजन में ऐसी कंडीशन की बात नहीं की गई है। उसी में से आज हम पढ़ेंगे हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में मैरिज के कुछ कंडीशंस के बारे में। Hey everybody, welcome back to my YouTube channel and now today we are going to deal with the condition of marriage under Hindu law। देखिए, हिंदू रिलीजन में हिंदू विवाह को बहुत ही सैक्रामेंट माना गया है और हमें पता है कि जब हम हिंदू लॉ के बारे में बात कर रहे हैं तो जो मैरिज है वो दो हिंदुओं के बीच में ही होगी। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई है जिसको फुलफ़िल करने पर ही वो मैरिज वैलिड मैरिज होगी। जैसे कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, इसे सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है। हमने देखा था कि पार्लियामेंट ने हिंदू लॉ को 4 पार्ट्स में या 4 एक्ट्स में डिवाइड किया था। तो जिसमें पहला हमारा एक्ट था वो था हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसी में हमारा सेक्शन 5 है जो कि हिंदू मैरिज के लिए कुछ कंडीशंस की बात करता है जिसको फुलफ़िल करने पर ही जो मैरिज होगी वो वैलिड कहलाएगी। तो इसमें देखिए पहला पार्ट ये है कि जो भी पार्टीज़ मैरी कर रही हैं, शादी कर रही हैं, उस टाइम पर उनका कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी लिविंग जीवित हस्बैंड या वाइफ नहीं होनी चाहिए। इसी में हमारा सेकेंड है कि मैरिज के टाइम पर कोई भी पार्टी इनकैपेबल नहीं होनी चाहिए अपना कंसेंट देने के लिए, वैलिड कंसेंट देने के लिए, या जैसे कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का नहीं होना चाहिए। और हमारा सब क्लॉज बी में ये है कि भले ही वो वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल हो, अगर वो कुछ मेंटल डिसऑर्डर सफ़र कर रहा है या कुछ इस काइंड की बीमारी से जूझ रहा है जिससे कि वो मैरिज के लिए अनफिट है या चिल्ड्रन के प्रोक्रिएशन के लिए अनफिट है, तो भी वो मैरिज वैलिड मैरिज नहीं होगी। या फिर अगर उसको अटैक्स आते हैं इंसैनिटी के, तो भी वो मैरिज के लिए वैलिड मैरिज के लिए एलिजिबल नहीं है। और हमारा इसी में थर्ड है कि जो पार्टीज़ मैरिज कर रही हैं उनकी एज को डिफ़ाइन किया गया, उनकी एज लिमिट डिफ़ाइन की गई है। तो ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे की लड़की की जो एज है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए और ब्राइड यानी कि जो दुल्हन की एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए शादी के टाइम। अब इसी में हमारा फोर्थ है कि जो पार्टीज़ मैरिज कर रही हैं वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में नहीं आने चाहिए। और ऐसा जब तक कि उनका जो कस्टम या यूसेज जो कि उनको गवर्न कर रहा है वो परमिट न करे ऐसे मैरिज को। देखिए, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को सेक्शन 3 क्लॉज जी में बताया गया है, डिफ़ाइन किया गया है, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। अब इसी में हमारा फिफ्थ है कि जो पार्टीज़ मैरिज कर रही हैं वो सेपेंडाज नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। ओके, इसमें भी टर्म एंड कंडीशन दी गई है, एक्सेप्शन दिया गया है, जैसे कि हमने डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में पढ़ा था। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर जो कस्टम या यूसेज जो उनको गवर्न कर रहा है, उन पर्सन्स को गवर्न कर रहा है, अगर वो इस टाइप के मैरिजेस के लिए अलाउ करता है देन वो इस टाइप की मैरिजेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और सेपेंडास डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 3 क्लॉज एफ में। तो बढ़ते इंट्रोडक्शन की तरफ। देखिए, एंशिएंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज को एक संस्कार माना गया है और ऐसा संस्कार या ऐसा सैक्रामेंट जो कि इनडिसॉल्यूबल यूनियन है, ऐसा एंशिएंट हिंदू लॉ में माना गया था। अब हमने देख लिया था कि क्या क्या कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए एक वैलिड मैरिज के लिए। तो उसमें से हमारा एक था सेपेंडर रिलेशनशिप और दूसरा था डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जिससे हमें आगे पढ़ना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं
देखिए, सेपेंडर रिलेशनशिप को सेक्शन 3 क्लॉज एफ में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अपनी माँ के साइड से मतलब मदर के साइड से लाइन ऑफ एसेंट 3rd जनरेशन और फादर के साइड से 5th जनरेशन तक वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो रिलेशन होता है वो सेम पिंड का होता है, एज अ काइंड ऑफ सेम पिंड। ओके। और इसमें कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि जो हम लाइन ट्रेस करते हैं वो अपवर्ड की साइड होनी चाहिए, और जो भी पर्सन जहाँ से काउंट करेंगे जिसकी मैरिज से, वो 1st जनरेशन कहलाएगी। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, एसेंट का मतलब और डिसेंट का मतलब हम पहले समझते हैं। ये मान लीजिए एस जो है वो 1st जनरेशन का है, ये इसके फादर हैं, ये इसकी मदर हैं। अब मदर के भी पेरेंट्स होंगे, पेरेंट 1 पेरेंट 2, फादर के भी पेरेंट होंगे, पेरेंट 1 पेरेंट 2। तो अगर मदर साइड से देखा जाए तो एस के एसेंट है एम, उसकी मदर, और उसकी मदर के एसेंट है उनके पेरेंट्स, मतलब एस के एसेंट से मदर और नानी नाना। ओके। ये अपवर्ड्स के साइड होता है एसेंट। और डिसेंट का मतलब होता है कि ये पेरेंट है, इसके ग्रैंड फादर के फादर हुए डिसेंट, देन फादर का सन हुआ डिसेंट। ओके। अब हम आगे देखते हैं सेपेंड रिलेशन क्या होता है। मानिए एस जो है ये 1st जनरेशन का पर्सन है। अब ये तो 1st जनरेशन हो गया, इसके फादर मदर होंगे जो 2nd जनरेशन में आ गए। अब इसके मदर के पेरेंट होंगे पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, एंड इसके फादर के पेरेंट होंगे पेरेंट 1 पेरेंट 2। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया 3rd जनरेशन। ओके। और फिर हमने देखा था कि फादर के साइड से 5 जनरेशन तक सेपेंड रिलेशन कहलाता है, और मदर के साइड से 3 जनरेशन तक। तो मदर का साइड तो कंप्लीट हुआ, अब फादर के साइड तो और है, तब यहाँ पे उनके पेरेंट के भी पेरेंट होंगे, पेरेंट 1 पेरेंट 1 2। ओके। ये हमारा 4 जनरेशन हो गया। तो यहाँ से हमको क्लियर पता चल रहा है कि एस जो है ना तो वो अपने मम्मी पापा से शादी करेगा, ना तो वो अपने नाना नानी से, ना तो वो अपने दादा दादी से। तो ये तो हमको पता है। तो इसमें हमें समझाने की क्या कोशिश की गई है कि कौन कौन से जो रिलेशन है वो सेपेंड रिलेशन में है। इसमें समझाने की बात ये की गई है, देखिए अगर ये मदर है तो जाहिर सी बात है इनकी भी कोई भाई या बहन होंगे। तो मान लीजिए ये हो गई बहन, मतलब ये तो मौसी हो गई, तो इनके बीच में भी सेपेंड रिलेशन है कि शादी नहीं कर सकते। इनके डॉटर है, डॉटर 1 और डॉटर 2, तो ये 1st जनरेशन में आ गई, तो इनकी और इनके बीच में भी शादी नहीं हो सकती, ये सेपेंड रिलेशन में क्या हो जाएंगी। अब फादर के साइड से देखिए, फादर के भाई है पी, और पी के सन है सन 1 एंड सन 2, तो इनकी शादी इन लोग से भी नहीं हो सकती। तो ये थे सेपेंड रिलेशनशिप के कुछ एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं। सेपेंड का मतलब होता है हमारा सेम पिंड। ओके। और इसी में हम आगे देखेंगे कि जो लीनियर एसेंट होते हैं उसमें हम भाई की वाइफ यानी भाभी से भी शादी नहीं हो सकती है। देखिए, 2 पर्सन सेपेंडस कहलाएंगे कब, जब ईच अदर इज़ वन ऑफ द लीनियर एसेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट ऑफ सेपेंड रिलेशनशिप, और हैव अ कॉमन लीनियर एसेंट हु इज़ विद इन द लिमिट ऑफ सेपेंड रिलेशनशिप विद द रेफरेंस टू ईच अदर। ओके। ये हमारा सेपेंड वाला कंप्लीट हुआ। अब हमारा आगे है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये हमने देखा था कि ये सेक्शन 3 क्लॉज जी में है। तो 2 पर्सन कहलाएंगे डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जब क्या होगा, जब अगर कोई एक लीनियर एसिडेंट का हो। ओके। यानी भाई लीनियर एसिडेंट का मतलब हम लोगों ने देख लिया था कि मौसी की बहन डॉटर्स हो गई इस तरह से। और सेकंड है हमारा इफ़ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर एसिडेंट और डिसिडेंट, अगर वो मतलब भाभी हो
या फिर जीजा हो तो भी। और थर्ड है हमारा इफ़ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर और ऑफ द फादर्स और मदर्स ब्रदर और ऑफ द ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स ब्रदर ऑफ अदर। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं हमारे ब्रदर सिस्टर, अंकल नाइट्स, आंट नेफ्यू और चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर या फिर टू ब्रदर्स ऑफ द टू सिस्टर। देखिए क्लॉज एफ और क्लॉज जी के पर्पस के लिए कुछ जो रिलेशनशिप्स इंक्लूड है वो ये हैं। क्लॉज एफ और क्लॉज जी मतलब सेपेंडर रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। उसमें जो इंक्लूड है वो पहला है रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्रीन ब्लड एज वेल एज बाय द फुल बॉडी। हाफ ब्लड का मतलब होता है कि अगर एक पेरेंट ने किसी दूसरी शादी दो शादी कर ली, जो दूसरी वाइफ है, दूसरे हस्बैंड का जो बेटा हो वो। और यूट्रीन मतलब अगर किसी मदर ने दूसरी शादी कर ली। या फुल ब्लड मतलब यहाँ ब्लड होगा, फुल ब्लड का मतलब होता है कि सगा भाई बहन। इसी में हमारा सेकेंड है इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट। और थर्ड है हमारा रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड। देखिए चाहे वो ब्लड से अपना हो या फिर अडॉप्ट किया गया हो, वो भी अगर वो भी अडॉप्ट कर लिया गया है तो सेपरेट रिलेशन में आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा क्यों है कि अडॉप्टेड सन या अडॉप्टेड डॉटर भी आएंगी उन स्टार्टिंग से तो उनका रिलेशन नहीं रहा होगा, क्योंकि जब भी किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तभी से मान लिया जाता है कि जितने भी रिलेशंस थे अडॉप्टेड फैमिली के वो सारे उस अडॉप्टेड चाइल्ड के साथ जुड़ जाते हैं। और आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे एडॉप्शन के, जिसमें हम कुछ एडॉप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही और थैंक यू।